Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So today I am discussing the antiviral drug part 3. स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। वायरस क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनकी में कौन कौन सी ड्रग थेरेपी दी जाती है। सो जो आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस, एंटी हेपेटाइटिस वायरस, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस के बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमारी हेपेटाइटिस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हिपैटिक और दूसरा टाइटिस। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर एंड टाइटिस मीनिंग मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, यानी कि अगर हमारे हिपैटिक में, हमारे लीवर में किसी तरीके की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आ जाती है और हमें प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस की कंडीशन। अब इसको हमने डिजीज़ को उनके हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई किया है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी, ऐसे बहुत सारे क्लास में हमने उसे डिवाइड किया है। तो मेनली जो हमारी इफ़ेक्टिव या फिर मेनली जो हम आज बात करेंगे हेपेटाइटिस बी एंड सी की कंडीशन पे बात करेंगे। और ये इनका जो क्लासिफिकेशन है या हमने उसको अगर उसमें क्लासिफाई किया वो उसके रेप्लिकेशन के बिहाफ पे हमने उन्हें ए, बी या सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी इज़ द वायरस रेप्लिकेशन इन अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेपेटोसाइटिस, कि जो हमारा हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी या वायरस है वो रेप्लिकेशन एंड उसके डिस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने उसे क्लासीफाई किया है अलग अलग, जिसमें से हेपेटाइटिस बी एंड सी इज़ द रेयर कॉमन आर अ कॉमन कॉज्ड बाय द क्रोनिक हेपेटाइटिस। जो हमारे इसमें से हेपेटाइटिस बी एंड सी होते हैं वो हमारी एक क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब कि जब वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हमारे हिपैटिक में होता रहता है उसके बाद जाके हमें हिपैटिक टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम कॉज होती है और जो हमारा ये एक क्रोनिक हिपैटिक डिजीज़ होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ अ डीएनए वायरस एंड इंटीग्रेट इनटू अ होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए एस्टेब्लिश द परमानेंट इन्फेक्शन। जो हमारा हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो हमारा एक डीएनए वायरस होता है, मतलब डीएनए वायरस होने का मतलब ये है कि जब वायरस अपनी लाइफ स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए रेप्लिकेट करते हैं तो उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जब डीएनए से आरएनए से कुछ एंजाइम्स बनते हैं तब जाके वो हमारा उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो हमारा हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है वो हमारे वायरस के डीएनए के जो होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें जाकर के परमानेंट इन्फेक्शन कॉज होता है और तब हमारा वायरस का रेप्लिकेशन होता है और हमारी हेपेटाइटिस बी की डिजीज़ अराइज होती है। लेकिन अगर हम उसी जगह बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की तो वो हमारा एक आरएनए वायरस है, मतलब कि जब हमारा वायरस अपनी ग्रोथ के लिए रेप्लिकेशन कर रहा होता है तो जो इसका पॉलीमराइजेशन होता है या इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो वो डीएनए में ना होकर के आरएनए में होता है। तो वो डिफरेंट था हमारा आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस में। जो इसमें हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो हम अपनी लैमेविडिन ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारी लैमेविडिन ड्रग है वो क्या करती है, इट इज़ अ इनिबिटर ऑफ द बोथ हेपेटिक वायरस एंड डीएनए पॉलीमरेज एंड द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारी लैमेविडिन ड्रग है वो हमारी एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी दोनों के पॉलीमराइजेशन को एंड इम्यूनोडिफिशियंसी जो हमारी वायरस एचआईवी वायरस की वजह से हो जाती है उसको इनिबिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम अपनी लैमेविडिन ड्रग का यूज़ करते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन की क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ड्रग है और क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो डिक्रीज़ द HBV डीएनए, मतलब हमारी जो हमारा हेपेटाइटिस बी की कंडीशन है, हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए लेवल है उसको हमारी ये डिक्रीज़ कर देगी। जो प्लाज्मा में हमारा हेपेटाइटिस बी का कंसंट्रेशन है उसे डिक्रीज़ कर देगी, इम्प्रूव कर देगी बायोकेमिकल इंट्रैक्शन को एंड जो हमारी हेपेटिक में स्वेलिंग हो रखी है, इन्फ्लेमेशन हो रखी है, वो धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन वायरस की कम हो जाएगी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इफेक्ट कम होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी और डिजीज़ हमारी ट्रीट होने लगेगी, क्योर होने लगेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज़ मस्ट बी फॉस्फोराइलेटेड टू द होस्ट सेल एंजाइम इनटू द ट्राइफॉस्फेट एक्टिव फॉर्म। जो इट मस्ट बी फॉस्फोराइलेटेड होती है हमारे होस्ट सेल के जो कि सेलुलर एंजाइम होते हैं उसमें ट्राइफॉस्फेट की कंडीशन में ये एक्टिव हो जाती है। इट इज़ द कंपाउंड कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट द
कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट द HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस एंड DNA पॉलीमरेज कंसंट्रेशन दैट हैव द नेग्लिजिबल ऑफ अ DNA पॉलीमरेज। जो इसके कंपाउंड होते हैं वो कॉम्पिटेटिवली हमारे जो हेपेटाइटिस बी के DNA के पॉलीमरेज का प्रोसेस है उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रही होती है, और जो होस्ट सेल के DNA पॉलीमराइज होते हैं उस पर अपना कम से कम या नेग्लिजिबल इफेक्ट शो करती है। अब हम दूसरी ड्रग यूज़ कर रहे हैं एडिफोविर डिपीवॉक्सिल। अब ये क्या करती है, इट इज़ अ डाइफॉस्फोराइलेटेड द एडिबोविर डाइफॉस्फेट एंड इनकॉर्पोरेटेड टू द वायरल DNA। जब वायरल DNA में जाकर के ये इनकॉर्पोरेटेड होती है तो क्या कर देती है कि जो हमारे DNA की सिंथेसिस हो रही होती थी, DNA का रेप्लिकेशन के दौरान जो DNA की सिंथेसिस बनती है उसको ये टर्मिनेट कर देगी। यानी कि जो वायरस हमारे रेप्लिकेशन के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल को आगे फर्दर दूसरी सेल के डिवाइडेशन के लिए हेल्प कर रहे थे, ये उस चेन को तोड़ देगी, टर्मिनेट कर देगी, ताकि हमारा वायरस आगे रेप्लिकेट ना कर सके, उसका DNA ही नहीं बनने देगी। एंड प्रिवेंट द वायरल रेप्लिकेशन। जब DNA बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी तो हमारा जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन भी रुक जाएगा। बोथ आर डिक्रीजेस द वायरल लोड एंड इम्प्रूव द लीवर फंक्शन। अब ये क्या करते हैं, जब हमारे वायरल को रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो जो हमारे हिपैटिक पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा था वो कम होने लगेगा, तो हमारे लीवर का ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल फंक्शन है उसका फार्माकोलॉजिकल फंक्शन है वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, और धीरे धीरे लीवर हमारा पुराने तरीके से नॉर्मल फंक्शन में वर्क करने लगेगा। जो इसका प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो 7 आवर्स तक टी हाफ इसका हो सकता है। इंट्रासेलुलरली इसका डाइफॉस्फेट का जो टी हाफ है वो हमारा बढ़ करके 18 आवर्स तक का हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हमारे एडिफोविर डिपीवॉक्सिल के जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमें थ्रोट में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, शोर थ्रोट की कंडीशन देखने को मिल सकती है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या फिर फ्लू के कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है, मतलब नेफ्रॉन में किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी हमें शो हो सकती है, और इसके साथ साथ लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है उन पेशेंट में जो कि हमारी HIV की मेडिसिन को भी रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद हमारी रिबाविरिन ड्रग आती है। जो रिबाविरिन ड्रग है वो हमारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ करने वाली ड्रग है, जिसका अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है या एंटीवायरल एक्टिविटी है वो ब्रॉडली शो करती है। इन्फ्लुएंजा A एंड B रिस्पायरेटरी सिनेस्ट्रियल वायरल इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B और जो हमारे रिस्पायरेटरी सिनेस्ट्रियल के वायरस की डिजीज़ है मेनली जो चिल्ड्रन में पाई जाती है, उसमें ये अपने डबल स्ट्रैंड RNA एंड DNA के वायरसेस के लिए देखी जाती है या शो करती है अपना इफेक्ट। ओरल रिबाविरिन इज कॉमनली यूज इन अ क्रोनिक हेपेटाइटिस C की कंडीशन। अगर हमें हेपेटाइटिस C की बहुत क्रोनिक कंडीशन है तब हम अपनी ओरल जो है वो रिबाविरिन ड्रग का ओरली हम यूज़ करते हैं। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज़ अ मोनो एसिड ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव। ये हमारा मोनो एसिड ट्राइफॉस्फेट का एक डेरिवेटिव होता है जो कि जनरेट होता है इंट्रासेलुलरली और इनहिबिट करता है GTP एंड वायरल RNA की सिंथेसिस को। जो हमारे वायरस के RNA की सिंथेसिस हो रही थी, GTP का प्रोसेस हो रहा था, वो ये नहीं होने देता है। उस GTP और RNA वायरस की सिंथेसिस के प्रोसेस को ये बनने से रोकता है। जो इसकी अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, तो अगर हम इसे ओरली देखें तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी 50% की है, पार्शली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है हमारी बॉडी में और आसानी से एलिमिनेट भी हो जाता है। हाँ, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है जब हम इसकी लॉन्ग टर्म तक जो दवाइयाँ हैं वो डेली डोज रेजिमेंट लेते जाते हैं तो एक्यूमुलेशन इन द बॉडी में डेली डोजिंग की कंडीशन में डेली डोज का रेजिमेंट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें इसका डोज का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म टी हाफ में ये इज़ लेस देन द 10 days। एडवर्स इफेक्ट एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन, हीमोलिसिस, CNS एंजाइटी में डिस्टर्बेंस, टार्टेरोजेनिक कंडीशन, एरोसॉल्स, कैन बी ब्रोंकियोडाइलेटेड। इससे बहुत सारी जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हमें अपनी रिबाविरिन के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इंटरफेरॉन ड्रग का भी एज एंटीवायरल यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसमें हमारे साइटोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द होस्ट सेल एंड रिस्पॉन्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन अदर
इंड्यूसर के रूप में। और जो 3 टाइप में हमने इन्हें क्लासिफाई किया, डिवाइड किया है उनके एक्शन एंटीवायरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे ए है, बी है, एंटी ए है, बी सॉरी ए बी नहीं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा के हिसाब से उनकी जो एंटीवायरल एक्टिविटी है उस हिसाब से हमने इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया है कि हमारे इंटरफेरॉन अल्फ़ा, बी, बीटा एंड गामा। और इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, इंड्यूस द होस्ट सेल एंजाइम दैट इनहिबिट द आरएनए ट्रांसलेशन। जब ये हमारी होस्ट सेल में, मतलब जो कि हमारी इन्फेक्टेड बॉडी है जिससे हमारा इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये हमारी बॉडी में जाएगी, इंड्यूस करेगी होस्ट सेल में, और जो हमारे वायरस के आरएनए और एंजाइम का प्रोसेस हो रहा होगा तो वो उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगी या मतलब रोक देगी, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगी। डिग्रेडेशन ऑफ द वायरस mRNA एंड tRNA। तो जब हमारे वायरस का ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा और उसका डिग्रेडेशन होने लगेगा, चाहे वो mRNA हो या tRNA हो, धीरे धीरे जब वो टूटने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, तो हमारी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होने से बच जाएगी। इंटरफेरॉन रिसेप्टर, द जैक स्टिच टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, जो हमारे इंटरफेरॉन रिसेप्टर होते हैं, जैक स्टिच टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं फॉस्फोराइलेटेड सेलुलर प्रोटीन से। और इसके बाद इसके बहुत सारे ऐसे यूज़ जो हैं हम देखते हैं कि जो हम अपनी इंटरफेरॉन ड्रग है उसे हम अपनी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की कंडीशन में, हेपेटाइटिस सी की कंडीशन में यूज़ करते हैं। जब हमें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हुआ है तो बेसिकली हम हेपेटाइटिस बी एंड सी में इसका यूज़ करते हैं, और ये क्रोनिक डिजीज़ है। इसके अलावा एड्स से रिलेटेड कैप्सोनी सार्कोमा में, या फिर कैंडोलोमा एक्यूमिनेटा में, या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड हर्पीस जोस्टर में भी इससे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी हम अपनी इंटरफेरॉन ड्रग का यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि अगर हम इसको ओरली लेते हैं तो ये अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेरापेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं शो करती है, और ये हाईली इफ़ेक्टिव तभी होती है जब हम इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरेंट्रल रूट के थ्रू लें। तो इसको हम सबक्यूटेशनली इंट्रावेनसली जो है विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्रल फॉर्म में, मतलब बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इंजेक्शन के लिए, जो हाई सेलुलर अपटेक एंड मेटाबोलाइज इन अ लीवर, जिसका हाई सेलुलर अपटेक होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है, किडनी से ये एक्सक्रीट आउट होती है, और प्लाज्मा लेवल में इसका कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम होता है। नेग्लिबल रीनल एलिमिनेशन आकार, रीनल एलिमिनेशन में इसका जो एलिमिनेशन है वो कम से कम देखने को मिलता है। अगर हमारे इंटरफेरॉन के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सब हमारे जो मतलब ये अपना इफेक्ट अगर शो करेगी तो हमें माइलो सप्रेशन पे, न्यूरॉन्स पे एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, फटीग, एग, पेन, ईचिंग, ये सब, डिजीनेस, फीवर, नोजिया, टेस्ट एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हमें हो सकता है। अगर हमारी न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करेगी तो नंबनेस, न्यूरोपैथी, ऑल्टर बिहेवियर, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकता है, या फिर थॉराइड डिसफंक्शन, हाइपोथायराइडिज्म, एरिथमिया, ट्रांजिट एंजाइमिया, या फिर लीवर डिसफंक्शन की, ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें अपने इंटरफेरॉन के देखने को मिल सकते हैं। और ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये ज़िडोविडिन एंड थियोफाइलिन ड्रग के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो शो करने लगती है। जो इसका टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है वो थियोफाइलिन की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। इट में बी ऑल्सो द पोटेंशिएट इन अ माइलो सप्रेशन कॉज्ड बाय अदर बोन मैरो डिप्रेशन एजेंट, जैसे कि ज़िडोविडिन है। इसका जो इंटरफेरन है वो हेपेटिक ड्रग के मेटाबॉलिज्म में देखने को मिल सकता है, और थियोफाइलिन एंड ज़िडोविडिन के साथ इसका इंटरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने फिनिश किया अपना टॉपिक एंटी हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। थैंक यू क्लास।